हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बड़ी अच्छे ढंग से चल रही होगी। चलिए आज बात करते हैं एक नए टॉपिक पर, एक नए संगठन के बारे में। एक वैसा संगठन जो अभी इमर्ज हो रहा है, उसका इमर्जेंस अभी आप देख सकते हैं, उसका इन्फ्लुएंस भी समझ सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं, जो काफ़ी अहम है। ये जानना भी, समझना भी, और आने वाले समय में भी उसका क्या इन्फ्लुएंस हो सकता है, ये भी समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उस संगठन के बारे में जानें कि जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, उसमें उसका क्या अहम योगदान होने वाला है। हाँ दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं क्वाड के बारे में। नाम आपने सुना होगा, क्वाड। अभी रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स का एक जगह है, विल्मिंगटन, डेलावेयर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। वहीं पर एक मीटिंग हो रही है, छठवां समिट हो रहा है इसका, या हो चुका है आप कह सकते हैं। बिल्कुल, जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो ये कंक्लूड हो चुका है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और ये संगठन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण संगठन के रूप में, ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उभर रहा है, या एक ग्रुपिंग के रूप में उभर रहा है। और इसीलिए ये जानना जरूरी है कि क्वाड क्या है, खास करके तब जब इस मीटिंग से पहले जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसके तरफ से बयान आता है कि चाइना जो है, या चाइना जो चैलेंज पोज कर रहा है, जो चैलेंज आपके सामने रख रहा है, वर्ल्ड के सामने रख रहा है, वो कोल्ड वार से भी ज़्यादा सीरियस है। उसे हमें हैंडल करना होगा। और उस सारे बयानों के कंटेक्स्ट में जब हम इस संगठन के बारे में जानते हैं, क्वाड के बारे में, तो काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि ये संगठन क्यों अहम है। ये चाइना के जो का एसर्टिवनेस है, चाइना का जो एक्सपेंशनिज्म है, जो आप कहते हैं विस्तारवाद जो है, उसको रोकने के लिए कैसे ज़रूरी है। या आप ये भी कह सकते हैं कि कैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपना पूरे वर्ल्ड पर इन्फ्लुएंस बनाए रखना चाहता है, ये डर दिखा करके कि चाइना कल वैश्विक शक्ति, सुपर पावर हो सकता है। तो इस तह में क्या चीज़ें चल रही हैं, किस तरह से एक आइडियोलॉजिकल वॉर भी चल रहा है। अगर कोई कह रहा है, कोई अधिकारी कह रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, कि चाइना का राइज, चाइना जो आज का चाइना है, वो कोल्ड वार में जो सोवियत यूनियन हुआ करता था उससे भी खतरनाक है। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। और भारत जैसा देश क्यों क्वाड ज्वाइन किया, क्यों क्वाड का भाग है, तो सबसे पहले दोस्तों ये आपको समझना है होगा कि क्वाड का फुल फॉर्म क्या है। क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसको कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। सबसे पहले 2007 में इसको उस समय के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान शिंजो आबे थे 2007 में, उन्होंने एक भाषण, उस भाषण का टॉपिक था कन्फ्लुएंस ऑफ टू सीज, मतलब दो समुद्रों का संगम या मिलन। इसी टॉपिक पर वो बोल रहे थे। और 2007 में उन्होंने ये आइडिया दिया था कि एक हमें ग्रुपिंग क्रिएट करनी होगी वैसे कंट्रीज की, वैसे देशों की जिनको हम मैरीटाइम डेमोक्रेसीज कह सकते हैं, या वैसे देश, वैसे बड़े बड़े डेमोक्रेटिक कंट्रीज जहां डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश्ड है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, और खास करके इंडो पैसिफिक में अवस्थित हैं। वैसे लोगों की ग्रुपिंग एक क्रिएट करनी होगी ताकि हम मैरीटाइम सिक्योरिटी, ट्रेड, पीस, या ये कह सकते हैं कि पीसफुल यूज ऑफ मैरीटाइम कर सके। मतलब इंडो पैसिफिक में एक शांति का माहौल हो, रूल बेस्ड ऑर्डर स्थापित हो। तो इन्होंने 2007 में ये इनिशिएटिव दिया था। उन्होंने इस बात की एडवोकेसी की थी, वकालत की थी कि ये संगठन बनना चाहिए। और ये खास करके काफ़ी अहम हो जाता है कि उन कंट्रीज का उन्होंने प्रपोजल दिया था होना चाहिए, जैसे जापान है। 4 मेंबर का ये समूह है, ऑर्गेनाइजेशन भी आप कह सकते हैं। अभी इसका कोई फॉर्मल हेडक्वार्टर नहीं है, ये इवॉल्विंग इंस्टीट्यूशन है, ये आप कह सकते हैं, इवॉल्व हो रहा है अभी। और ये इसलिए दिया गया था, जो साउथ चाइना सी है या ईस्ट चाइना सी है, उसमें जिस तरह से चाइना का असर्टिवनेस बढ़ रहा है,
जिस तरह से वो हर द्वीप पे अपना क्लेम कर रहा है, तो छोटे छोटे कंट्री या जो भी कंट्री जैसे आइलैंड नेशन है जापान, तो जापान को भी ये खतरा महसूस हो रहा है कि चाइना अगर इस तरह से एग्रेसिव असर्टिव होकर अपना डेवलपमेंट सुनिश्चित करेगा या उसका राइज होगा, तो सारे लोगों का सॉवर्निटी खतरे में पड़ जाएगा, सारे लोगों का पीसफुल कोएग्जिस्टेंस खतरे में पड़ जाएगा। जो पीसफुल यूज ऑफ मैरीटाइम वाटर है, नेविगेशन है, जो सामान यहाँ से वहाँ जाता है, तो वो सारा खतरे में पड़ जाएगा। तो इस चीज को, हालांकि ये संगठन इस बात को डिनाई करता है कि हम किसी को कंटेन करने के लिए, चाहे रोकने के लिए हम ये संगठन बनाए हैं, लेकिन टारगेट यही है कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है, चाइना का जो बढ़ता हुआ दायरा है, उसका विस्तारवाद जो है, या कह सकते हैं साम्राज्यवाद भी है, उसको रोकने का एक प्रयास है। तो 2007 में जो ये प्रपोजल दिया गया, तो उस समय ये क्लिक नहीं किया। बहुत सारे फैक्टर्स थे, बहुत सारे कंट्री जो इसमें शामिल है। तो आपको बताते चलूं कि 2007 में जब ये इनिशिएटिव आया, तो बहुत लोग हेजिटेंट थे इस बात को लेकर के। जैसे चाइना का जो BRI इनिशिएटिव है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो भी देखा जा रहा है कि ये एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है PRI, उससे चाइना अपना एक्सपेंशन सुनिश्चित कर रहा है, अपना माल या अपना प्रोडक्ट बहुत बड़े बाजार में सेंड करने की कोशिश कर रहा है, उसको कंटेन करना है, उसको रेगुलेट करना है। तो एक ऐसा आइडिया डेवलप किया जाए जिससे कि मैरीटाइम सिक्योरिटी सुनिश्चित हो सके, चाइना का इन्फ्लुएंस रोका जा सके। और उसी प्रयास के तहत इसमें यह प्रयास किया गया कि जो 4 कंट्री हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, इंडो पैसिफिक मतलब इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के में जो मेजर प्लेयर हैं, वो 4 प्लेयर माने जाते हैं। पहला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा जापान और चौथा इंडिया। तो इंडो पैसिफिक में एक ग्लोबल पावर है इंडिया। जापान ईस्ट साइड में देखेंगे आप पैसिफिक ओशियन के, तो वो एक इंडस्ट्रियलाइज पावरफुल नेशन है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में एक बहुत बड़ा पावर है, और पैसिफिक ओशन जो वेस्टर्न पार्ट है, उस पार्ट में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पावरफुल। तो ये चारों का ये ग्रुपिंग है क्वाड, चारों का ग्रुपिंग है क्वाड। और इस नाम से ही आपको पता चलेगा क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। तो 4 देशों का सिक्योरिटी डायलॉग है, सालाना ये लोग मिलते हैं। अभी तक 6 समिट हो चुके हैं, और ऐसा नहीं है कि केवल समिट होते हैं, समिट में जो समिट होता है उसमें राष्ट्राध्यक्ष इसके शामिल होते हैं। जैसे अभी डेलावेयर में जो हुआ, उसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर गए, माननीय नरेंद्र मोदी जी। उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के भी प्राइम मिनिस्टर एंथोनी अल्बानीज गए, वैसे ही जापान के प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिदा गए, एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन शामिल हुए। तो ये 4 जो कंट्रीज हैं, जो मेजर डेमोक्रेसीज हैं, मैरीटाइम डेमोक्रेसी भी इसको कहा जाता है, वो मैरीटाइम डेमोक्रेसी ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो रूल बेस्ड ऑर्डर हो। मतलब रूल बेस्ड ऑर्डर का मतलब क्या है? रूल बेस्ड ऑर्डर का मतलब कि जो भी इंडिया पैसिफिक ओशन है, क्योंकि सामान का जो या कॉमर्स या ट्रेड का जो रूट है, वो पानी से होकर मेजर वे में आप कहें तो सप्लाई होता है, चाहे किसी कंट्री से एक्सपोर्ट हो या इंपोर्ट की बात हो। तो रूल बेस्ड ऑर्डर का मतलब कि जो इंटरनेशनल लॉ है, जो इवन क्लॉज है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज, तो जो सी के ऊपर जो उसका लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, उसके हिसाब से सब चीज रेगुलेट हो। इस वजह से नहीं कि एक कंट्री अपने हिसाब से तय करे कि किस सी में किसका डोमिनेंस होगा। जैसे साउथ चाइना सी में चाइना कोशिश करता है कि जो भी छोटे छोटे राष्ट्र हैं उन पे वो डोमिनेंस स्थापित करे। वो क्लेम करता है कि सारे आइलैंड पर हमारा हक है, तो उसे फ्री नेविगेशन नहीं हो पाएगा। नेविगेशन का मतलब
सी रूट के माध्यम से सामानों की आवाजाही, लोगों की आवाजाही, वो नहीं हो पाएगा। तो इसको सुनिश्चित करना, तो ये ध्यान देना कि ये एक डायलॉग है। अभी ये चारों देश कोशिश कर रहे हैं कि हम विभिन्न क्षेत्रों में काम करें, अपने सिक्योरिटी के भी सेक्टर में काम करें। जैसे आप देखें कि इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव है, द प्राइमरी गोल इज टू इंश्योर a stable, secure and prosperous Indo-Pacific region. To achieve this, the member nations collaborate across various sectors. तो कहने का मतलब ये है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसको ये लोग स्टेबल रखना चाहते हैं, सिक्योर रखना चाहते हैं और समृद्ध रखना चाहते हैं। तो इसको सिक्योर रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए या प्रोस्पेरस रखने के लिए बहुत सारे फील्ड में ये चारों देश कोऑपरेट करने की बात करते हैं। जैसे मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी क्या है? तो मैरीटाइम सिक्योरिटी का मतलब ये हुआ कि जो मैरीटाइम रूट है, जो मतलब वाटर के माध्यम से जो रूट है सामान के आवाजाही के, लोगों के आवाजाही के, एक वेसल का दूसरे कंट्री में जाना, वहाँ से सामान आना या जाना, उसका सिक्योरिटी हमें एस्टेब्लिश करना है, खास करके साउथ चाइना सी जैसे जगहों पर। दूसरा, काउंटर बैलेंसिंग चाइनाज इन्फ्लुएंस। तो चाइना का जो राइज है, चाइना जो कोशिश कर रहा है एक्सपेंशन का, जो उसका असर्टिवनेस है, हर जगह वो क्लेम करता है कि ये हमारा टेरिटरी है, हमारा जगह है, जो कि हिस्टोरिकली दूसरे कंट्रीज के कब्जा में है, उसको बैलेंस करना डेमोक्रेटिक तरीके से। ये भी इसमें कोशिश है कि चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, वहाँ अथॉरिटेरियन रूल है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का रूल है, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। जबकि रूल बेस्ड ऑर्डर का मतलब हुआ डेमोक्रेटिक तरीके से, पीसफुल तरीके से बातचीत करना और कन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन करना। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसके मैंडेट को मानना, इंटरनेशनल लॉ को मानना, ये है रूल बेस्ड ऑर्डर। तो चाइना उसको वायलेट करने की कोशिश करता, नहीं मानता है। तो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है, जो उसका राइज है, जिस तरह से वो एक्सपेंड कर रहा है अपने टेरिटोरियल इन्फ्लुएंस को, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को, उसको रेगुलेट करना, उसको कंटेन करना। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, ये सिक्योरिटी का मतलब केवल मिलिट्री सिक्योरिटी नहीं, इकोनॉमिक सिक्योरिटी की भी बात है। सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ हेल्थ भी है, सोशल सिक्योरिटी भी है। तो सिक्योरिटी केवल एक तरह का नहीं होता। सिक्योरिटी का मतलब केवल ये नहीं होता है कि बाहर से आपको थ्रेट है और उसके खिलाफ कोई सिक्योरिटी। इसका मतलब केवल ये नहीं होता है कि हथियार के बल पर आपका सिक्योरिटी एस्टेब्लिश करना। सिक्योरिटी का मतलब आप बहुत सारे फील्ड में काम कर सकते हैं, कोऑपरेट कर सकते हैं। जो देश हैं उनको सहायता आप कर सकते हैं ताकि उसे चाइना पर निर्भर न रहना पड़े। चाइना आप जानते हैं उसका एक डेट ट्रैप पॉलिसी भी है, जो लोगों को लोन देता है, देशों को लोन देता है, और उनको लोन दे करके वो पे नहीं कर पाते हैं तो उसके सारे इकोनॉमी को कंट्रोल कर लेता है। तो छोटे छोटे जो इंडो पैसिफिक रीजन में कंट्रीज हैं उनको डिफरेंट वे में सहायता प्रदान करना, ये भी इसका पर्पज है। फिर साइबर सिक्योरिटी एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो आज है, जो भी साइबर थ्रेट है, इंटेलिजेंस का थ्रेट है, हैकिंग का थ्रेट है, जो साइबर टेक्नोलॉजी इमर्ज हो रहा है, जो एआई का टेक्नोलॉजी इमर्ज हो रहा है, क्वांटम कंप्यूटर्स इमर्ज हो रहे हैं, उनके फील्ड में काम करना, ताकि जो साइबर क्राइम से रिलेटेड जो सिक्योरिटी है, जो हैकिंग से रिलेटेड सिक्योरिटी है, आपके सिस्टम को जो चाइनीज टेक्नोलॉजी है उसके डेवलपमेंट के माध्यम से जिस तरह से सर्विलेंस किया जा रहा है, जिस तरह से जासूसी की जा रही है, उसका सिक्योरिटी, आपके सिस्टम का सिक्योरिटी, फिनेंशियल सिस्टम कोलैप्स न करे। जिस तरह से फिनेंशियल ट्रांजैक्शन सारे ऑनलाइन हो गए हैं, रोबोट आधारित हो गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित हो रहा है, डार्क वेब का कंसेप्ट आ गया है, तो उससे जो सिक्योरिटी इमर्ज हो रहा है उसमें इंटेलिजेंस गैदरिंग और उस इंफॉर्मेशन का शेयरिंग करके कैसे हम अपने सिस्टम को सिक्योर करें, इस फील्ड में काम करने का भी इनका पर्पज है। कोविड-19 के समय एक प्रोग्राम इन लोगों ने इनिशिएट किया था, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ करके, जो कि इन 4 देशों का
कोऑपरेशन था इसमें कोविड-19 से लड़ने के लिए। ये सारी चीज़ें पॉजिटिव साइन है। हेल्थ सिक्योरिटी को लेकर के इनका प्रयास है कि आने वाले समय में हम चारों कंट्री, क्योंकि चारों कंट्री एक इकोनॉमिक पावर हैं, एंड दे वांट टू डू समथिंग टू इंश्योर हेल्थ सिक्योरिटी टू पीपल्स इन द इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, फिर मेंबर्स के बारे में हमने बताया कि मेंबर्स इसके 4 हैं। इंडिया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। हमने बताया कि अभी 6वां जो समिट इसका हुआ उसमें चारों देश के राष्ट्राध्यक्ष उसमें पार्टिसिपेट किए। ऐसा नहीं है कि केवल यही पार्टिसिपेट करते हैं, एनएसए लेवल का भी टॉक होता है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल का टॉक होता है, मिनिस्टर लेवल का टॉक होता है, एक्सपर्ट लेवल का टॉक होता है इन चारों देशों के बीच में, क्योंकि ये डायलॉग है, अभी बातचीत चल रही है कि कैसे हम सिक्योरिटी को इन्हांस करें। सिक्योरिटी ब्रॉडर सेंस में, केवल मिलिट्री सिक्योरिटी नहीं, केवल मैरीटाइम सिक्योरिटी नहीं, हेल्थ सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, पॉलिटिकल सिक्योरिटी, कैसे डेमोक्रेसी मजबूत हो, कैसे जो चाइना पे लोग निर्भर हो रहे हैं और कैसे वो चाइना उनको अपने ग्रिप में ले रहा है, उससे कैसे बचाया जाए लोगों को, इसका भी प्रयास है। तो क्या एक्टिविटीज इनका रहा है, आप जानते हैं कि इन सारे पहलू पर जो ऑब्जेक्टिव हमने बताया, उन सारे पहलू पर इन लोगों ने बहुत सारा इनिशिएटिव शुरू किया है। जैसे क्वाड नेशंस का मीटिंग हमने बताया कि वेरियस लेवल पर होता है, और इसी सहयोग के तहत, सिक्योरिटी डायलॉग के तहत, मिलिट्री एंड नेवल एक्सरसाइज इन लोगों ने शुरू किया। मालाबार एक्सरसाइज के बारे में आपने नाम सुना होगा, जो एग्जाम्स का प्रिपरेशन करते होंगे वो जानते होंगे। मालाबार एक्सरसाइज एक नेवल एक्सरसाइज है जो पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया के बीच हुआ करता था, और आज उसमें जापान एंड ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गए। एक कलेक्टिव एक्सरसाइज है जो मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर के, इन चारों देशों के सिक्योरिटी को लेकर के जो कंसर्न्स हैं, चिंताएं हैं, उनको एड्रेस करने के लिए कि सिक्योरिटी थ्रेट, अगर ऐसा थ्रेट होता है तो कैसे कलेक्टिवली हम लोग रिप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव लॉन्च किया गया क्वाड के द्वारा। तो जो सप्लाई चेन है, क्या है सप्लाई चेन? सप्लाई चेन का मतलब कि जो नेवल रूट होता है, जिस रूट से डिफरेंट कंट्री से, मान लीजिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां से कोई सामान इंपोर्ट किया जा रहा है इंडिया में, तो उसका रूट है, उस रूट से उसको आना है आपके यहाँ, या जापान से आना है, तो सप्लाई चेन हुआ। वहां से माल सप्लाई होकर इंडिया में आता है, इंडिया से माल जापान में जाता है, हो सकता है साउथ चाइना सी से जाए, तो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना होगा। तो इन लोगों ने इनिशिएटिव लिया था जिसका नाम था SCRI, सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव, ताकि चाइना पर डिपेंडेंस कम हो सके, हम अपना नेवल पावर सिक्योरिटी के लिए दे सके। फिर कोविड-19 वैक्सीन इनिशिएटिव लिया गया था इन चारों मेंबर्स के द्वारा। तो क्वाड मेंबर्स एग्री टू एक्सपेंड ग्लोबल एक्सेस टू कोविड-19 वैक्सीन्स इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्री हैं उनको कैपेबल बनाना कि वो वैक्सीन बना पाए, वो चाइना पे डिपेंड न रहें, क्योंकि चाइना एक बार उनको ग्रिप में लेगा तो हमेशा वो हमेशा के लिए डेट ट्रैप में फंस जाएंगे, उनका इकोनॉमिक कोलैप्स कर जाएगा, पूरी तरह से डिपेंड हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्वाड जो है इन चारों कंट्री का एक कलेक्टिव अटेम्प्ट है कि चाइना के इन्फ्लुएंस को रोका जा सके इंडो पैसिफिक ओशन में, रीजन में। क्रिटिकल एग्जामिनेशन के तौर पर आप ये भी कह सकते हैं कि चाइना जो है इन सारे कंट्रियों के लिए कॉमन थ्रेट है। इंडिया का बॉर्डर मिलता है, हमेशा आप सुनते हैं कि बॉर्डर पर इनकर्जन चाइनीज आर्मी करती है, PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी जिसको आप कहते हैं। इनका एक कॉमन एजेंडा या पॉइंट बनता है कि इन चारों कंट्रीज के लिए चाइना थ्रेट है, पॉलिटिकली भी, डिप्लोमेटिकली भी, इकोनॉमिकली भी, क्योंकि चाइना एक सुपर पावर बनता जा रहा है, पावर बन चुका है, ये भी कर सकते हैं आप। तो उसको अगर रोकना है तो डेमोक्रेसी को फॉलो करने वाले जो कंट्रीज हैं जहां डेमोक्रेसी है, वो एक अलग सवाल है कि किस तरह का, किस क्वालिटी का डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी जहां है, डेमोक्रेटिक सारे जो कंट्रीज हैं वो मिल करके एक ऐसे कंट्री
को सुपर पावर बनने या उसके इन्फ्लुएंस को रोकें, जहां पर आज भी इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है, इकोनॉमिक लिबरलिज्म है, मार्केट इकोनॉमी है, लेकिन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं है। तो उसके इन्फ्लुएंस को रोके एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि ये एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई है कि चाइना आज भी कहता है कि हम कम्युनिस्ट कंट्री हैं, हम मार्क्सिस्ट कंट्री हैं, मार्क्स के आइडियोलॉजी को आगे लेके चल रहे हैं, हम सोशलिस्ट कंट्री हैं। तो इस आइडियोलॉजी को हम किस आइडियोलॉजी से, डेमोक्रेसी, मार्केट इकोनॉमी, लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म के माध्यम से रोके। चाइना का इन्फ्लुएंस ना बढ़े, उसको हम रोके। इसको एक बड़े आइडियोलॉजिकल फ्रेम में भी समझने का कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि इन सारे कंट्रीज का एक कॉमन इंटरेस्ट है, और वो ये है कि ये डेमोक्रेसीज अपने को कहते हैं। चाइना को अथॉरिटेरियन स्टेट कहते हैं, कहा जाता है कि वहां डेमोक्रेसी नहीं है। तो इसको बड़ा डीपली आपको समझने की जरूरत है कि क्या यह एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई है जो क्वाड के माध्यम से लड़ा जा रहा है, या क्वाड के माध्यम से एक कलेक्टिव पॉलिटिक्स की जा रही है चाइना के खिलाफ। कुछ एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि चाइना के खिलाफ एक कलेक्टिव स्ट्रेटजी है कि चाइना को हम रोक पाए, चाइना को रोका जाए, क्योंकि वो सबके लिए थ्रेट है, वर्ल्ड पीस के लिए वो थ्रेट है। एक ये भी एक्सप्लेनेशन है। और अभी रिसेंटली कंक्लूड हुआ है इसका 6th मीटिंग। उसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम क्वाड का जो डायलॉग कर रहे हैं ये किसी कंट्री के खिलाफ नहीं है, लेकिन वहीं पे जो बाइडेन का स्टेटमेंट आता है और कहते हैं कि चाइना को हमें रोकना होगा। एक भेल्ड अटैक कहा जाता है। डायरेक्ट तो आप नहीं कह रहे हैं कि चाइना के खिलाफ है, लेकिन इनडायरेक्टली आप कह रहे हैं, मान रहे हैं कि हम चाइना के खिलाफ ये गोलबंदी कर रहे हैं। और चाइना बार बार ये बात कहता रहा है कि ये क्वाड जो है ये चाइना के खिलाफ एक कलेक्टिव प्रयास है। क्रिटिक्स ये भी कहते हैं, जो क्वाड के क्रिटिक्स हैं, आलोचक हैं, या चाइना के जो भी प्रवक्ता हैं, वो ये भी कहते हैं कि ये एशियन नाटो बन रहा है। नाटो का क्या फुल फॉर्म होता है आप वीडियो में हमारे पिछले देख सकते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना था। उसको कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर या कोल्ड वॉर का वो नतीजा है। कोल्ड वॉर के समय भी मेंटेन रखा गया, और आज जो यूक्रेन को जो पावर सपोर्ट कर रहा है वो नाटो है। तो उसी तरह से ये आलोचक कहते हैं कि ये क्वाड जो है ये एशियन नाटो है, एशिया का जो नाटो है, एक मिलिट्री अलायंस है। इस पे सबसे बड़ा आरोप यही है कि यह एक मिलिट्री अलायंस है इन चारों कंट्रीज का चाइना के खिलाफ। चाइना मानता है कि चाइना को इससे इंस्टिगेट किया जा रहा है, उसको प्रेरित किया जा रहा है कि वो कुछ एक्शन ले, उसको एग्रेसिव बनाया जा रहा है। चाइना ये बात कहता है, या आलोचक कहते हैं जो क्वाड ग्रुपिंग बन रहा है या डायलॉग डेवलप हो रहा है। और एक मायने में ये सही भी दिखता है, लेकिन एक बात समझनी होगी कि इस पूरे पावर स्ट्रक्चर में, क्वाड के स्ट्रक्चर में इंडिया का कितना बार्गेनिंग पावर है या यूनाइटेड स्टेट्स का कितना है। एक कंपैरेटिव अगर आप देखें कि एक तरफ ये भी बातें चलती हैं कि हम साउथ साउथ कोऑपरेशन कर रहे हैं, मतलब जो साउथ के कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, चाहे वो इंडिया हो, चाइना हो, इनका एक ब्रिक्स संगठन चल रहा है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, साउथ अमेरिका, और उसके साथ साथ एक क्वाड का भी अपने कंसेप्ट उठा के लाया। तो कैसे दोनों चीजें कैसे होंगी? तो इंटरनल कन्फ्लिक्ट भी है। एक तरफ चाइना को, इंडिया को चाइना से भी अच्छा रिलेशन रखना है, और जैसे चाइना से डिफरेंसेस क्रिएट होता है तो यूनाइटेड स्टेट, मतलब एक बैलेंसिंग। मोदी जी ने कहा है कि हम सबके साथ कोऑपरेशन स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन ये अपने आप में एक कंट्राडिक्टरी अप्रोच है कि कैसे चाइना के साथ भी एक अच्छा रिलेशन रखना चाहते हैं और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ भी आप रखना चाहते हैं। एक तरह से आप मिलिट्री अलायंस उनके साथ बना रहे हैं, तो क्या चाइना चुप बैठेगा? एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जो
आलोचक हैं वो इस बात को रेखांकित कर रहे हैं कि आप एक मिलिट्री अलायंस बना रहे हैं, आप एक मिलिट्री अलायंस बना रहे हैं और ये काउंटर फायर करेगा। चाइना चुप नहीं बैठेगा, चाइना भी अलायंस बनाएगा। और चाइना ये कोशिश करता है, रिंग्स ऑफ पर्ल्स का नाम आपने सुना होगा, ये उसकी पॉलिटिक्स है कि इंडिया को चारों तरफ से घेर लेगा। आप देखें कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में क्या हुआ, चाइना का वहां भी इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, मालदीव में बढ़ता जा रहा है, श्रीलंका में अब एक मार्क्सवादी सरकार आ गई कि माना जाता है कि प्रो चाइना है। तो क्या परिस्थितियां बन रही हैं और क्या इन परिस्थितियों में इंडिया क्वाड के माध्यम से अमेरिका के गोद में जा बैठेगा? और ये बैलेंसिंग कितना डिफिकल्ट होगा इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए। हालांकि सब लोगों ने कहा है कि इस ग्रुपिंग का, इस डायलॉग का मतलब चाइना के खिलाफ जाना नहीं है, लेकिन हमें इंडो पैसिफिक रीजन में एक रूल बेस्ड ऑर्डर स्थापित करना है, जहां फ्री नेविगेशन हो, जहां लोगों की आवाजाही सुनिश्चित हो फ्रीली, किसी तरह का उन पे अननेसेसरी रेगुलेशन नहीं हो। इसके साथ साथ जो इसकी पॉजिटिव चीजें हैं, तो एक बात आप ध्यान रखिए कि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनता जा रहा है, एक मिलिटराइजेशन है चाइना के खिलाफ, एक मिलिट्री अलायंस है, लेकिन कुछ इनिशिएटिव ऐसे हैं जिसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए। जैसे जो छठा इसका मीटिंग हुआ डेलावेयर में, विल्मिंगटन डेलावेयर में अभी कंक्लूड हुआ है, जहाँ इंडियन प्राइम मिनिस्टर गए, वहाँ पे इन लोगों ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया हेल्थ के सेक्टर में डेवलपमेंट के लिए, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में। क्वाड कैंसर मूनसूट का इनिशिएटिव लिया गया है सर्वाइकल कैंसर को टैकल करने के लिए। इसके साथ साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए दे हैव अनाउंस्ड द मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन इंडो पैसिफिक रीजन, जिसको मैत्री कहा गया है, कि मैरीटाइम अवेयरनेस कैसे बढ़ाया जाए। क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन इन लोगों ने वो किया है कि हम लॉन्च करेंगे, ताकि क्वाड नेशंस के बीच जो इंटरऑपरेबिलिटी होती है, 2 या 3 या 4 देशों के बीच में जो ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेशन का मतलब आवाजाही, उसको बढ़ाया जाए। फिर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए एग्रीमेंट हुआ है, मेमोरेंडम साइन हुआ, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन मेमोरेंडम हुआ, ताकि सेमीकंडक्टर के फील्ड में हम ज़्यादा से ज़्यादा वो कर सकें, ताकि हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ सकें। फिर उसके बाद क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी पर एग्रीमेंट हुआ है। फिर स्पेस एंड पोर्ट इनिशिएटिव के लिए एग्रीमेंट हुआ है। मतलब जो डिक्लेरेशन है, विल्मिंगटन डिक्लेरेशन इसको कहते हैं, इस मीटिंग के बाद तो कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाए जो मिलिट्री अलायंस की बात हो रही है, क्योंकि मिलिट्री अलायंस से मिलिटराइजेशन बढ़ेगा इस एरिया में, इंडो पैसिफिक रीजन में। और जब मिलिटराइजेशन बढ़ेगा तो वार की सिचुएशन बनेगी, वार की सिचुएशन बनेगी तो सारा जो रिसोर्सेज है किसी देश का, वो मिलिट्री और आर्म फोर्सेज की तरफ चला जाएगा। जो बेसिक चीजें उस पर से फोकस हट जाएगा। तो ये दोस्तों समझने वाली चीज है कि क्वाड क्या है। क्वाड क्या एक मिलिट्री अलायंस के रूप में डेवलप हो रहा है? क्या ये किसी कंट्री के खिलाफ डेवलप हो रहा है, या इसका पर्पज कुछ और है? हमारे नेशनल इंटरेस्ट को कैसे ये बचाएगा, कैसे हमारे इंटरनेशनल स्टैंडिंग को बचाएगा? और इसके साथ साथ ये भी ध्यान देना है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, या ये सारे इंडस्ट्रियलाइज जो कंट्री हैं, डेवलप्ड कंट्री हैं, इसके साथ साथ आपको साउथ साउथ कॉपरेशन जो डेवलप करना है, वो कैसे डेवलप होगा? क्या ये कंट्राडिक्टरी अप्रोच नहीं दिख रहा है? और इसमें बैलेंस कैसे इंडियन फॉरेन पॉलिसी करेगा? इन सब चीजों के बारे में जानिए, समझिए, क्योंकि ये आपके देश से जुड़ा मामला है। आने वाले समय में आप कहाँ खड़े होंगे, आपका देश कहाँ खड़ा होगा, ये इस बात से तय होगा कि डिफरेंट फोरम में हमारा क्या स्टैंड है, हम कैसे उस चीज़ों को समझते हैं। और जब समझेंगे तब हम ये स्टैंड ले पाएंगे कि इंडिया को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और इसी के साथ साथ एक लास्ट इन्फॉर्मेशन लेते जाइए कि नेक्स्ट जो मीटिंग होने वाली है क्वाड की, वो इंडिया में होने वाली है 2025 में। इंडिया इसका नेतृत्व करेगा। तो इसी के साथ दोस्तों हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।